हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 131 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो, अपकमिंग एग्जाम से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को 2025 के बाद भी देख रहे हो, 26-27 में, तो भी ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं ना, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं लेता हूँ और हल करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होता हूँ। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराता हूँ जो कि चांसेस रहते हैं कि हर बार रिपीट हो, ठीक है। और ऐसे कराता हूँ कि आपको पॉइंट्स में याद रहते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में उनके बारे में कुछ लिख पाएँ, ठीक है, जिससे कि आपको नंबर मिल पाए और आप पास हो पाएँ, ठीक है। मेरा मकसद ये रहता है कि अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी एग्जाम दे के पास हो पाएँ। तो उस लेवल का मैं जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका दिसंबर 2024 का होने वाला है। आपका मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा आता है, इंग्लिश में तो ये है और हिंदी में भी आता है। मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ आपको अभी। ये हिंदी में है, ठीक है। 131 आपका बुक का नाम है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। 100 मार्क्स का होता है पेपर आपका। 3 घंटे आपको मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच को 4 जो है पेजों में आपको लिखना होता है आंसर्स, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज आपको भरने होते हैं। देख लिया होगा आपने, क्वेश्चन पेपर यही है आपका। ये दिसंबर 2024 का है। आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। हम लोग आते हैं अपने आंसर्स पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन या मध्य पाषाण संस्कृति के औजार, जीवन निर्वाह पैटर्न और सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। तो काफी सारी चीजें जो है एक ही बारे में पूछ ली, जैसे कि जो मध्य पाषाण हमारी संस्कृति है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे, जो जीवन पैटर्न था लोगों का, कैसे लोग अपना जीवन जीते थे, और जो सामाजिक संगठन है उनके बारे में पूछ रहा है कि कैसे लोग रहते होंगे उस समय, उनके ग्रुप्स कैसे होंगे। तो उस समय ज्यादा पता तो थी नहीं, कोई राजा महाराजा या कोई गुलाम, ऐसा तो कोई था नहीं। तो नॉर्मल जो है एक समाज था जहाँ पे सभी लोग इक्वल थे। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑब्वियसली, ये जो हमारे जो समाज था, होमोसिपियंस जो है उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो औजार पूछ रहा था सबसे पहले। तो अब हम औजार की बात करेंगे कि उस समय के जो औजार थे वो कैसे थे। अब हमें पता है कि नॉर्मली पत्थरों का इस्तेमाल करना, डंडी को बांध के पत्थर में आगे जो है भाले के रूप में इस्तेमाल करना, वो सब चीज नॉर्मल थी, है ना। तो वही चीज है, उनको एक नाम दे दिया गया है। जैसे कि एक नाम है माइक्रोलिथ, ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थरों को किसी डंडी के, किसी लकड़ी के आगे बांध के से एक भाले की तरह इस्तेमाल करना, ठीक है। और भी जैसी चीजें हो सकती हैं इसमें, जिसका जो है जैसे कि छुरी बना बना देना उस चीज की, ताकि जो मांस वगैरह है उसको काटने आसान रहे, है ना। क्योंकि वो भी एक कुछ बाद में जो है धीरे धीरे करके चीजों को जो है सीख गए थे वो। पहले वो लोग नॉर्मली ऐसे ही खाते थे कच्चा, और फिर बाद में वो लोग पका के खाने लगे चीजों को। तो ये भी जो है डेवलपमेंट आया उनमें, ठीक है। तभी तो आज हम यहाँ पर है। अगर वो अपने आप को बदलते नहीं तो आज हम इतने आगे ना हो पाते, राइट। दूसरा होता है माइक्रोलिथ। एक एक होता है माइक्रोलिथ, एक होता है मैक्रोलिथ, ठीक है। एक माइक्रो, एक मैक्रो। तो मैक्रोलिथ मतलब ज्यादा जो है ये यूज में, ये वाले पत्थर का इस्तेमाल जो है ये ज्यादा मोस्टली होता है। इसमें कुल्हाड़ी और जो कुड़ाल है उन चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उस समय के जो लोग थे कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जो है करते थे। मतलब पत्थर होता है ना, पत्थर के आगे जो है एक सॉरी, डंडी के आगे पत्थर बांध के उसे बांध देना किसी भी चीज से, किसी धागे से, और उसको कुल्हाड़ी की तरह जो है इस्तेमाल करना। कुल्हाड़ी की तरह क्यों इस्तेमाल करना भाई? बेसिकली हड्डी काटनी है या फिर आ, लकड़ी काटनी है, तो उसके इस्तेमाल के लिए उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल इन्होंने किया होगा। उसके अलावा हड्डी सींग से बने औजार भी होते थे। इसका इस्तेमाल कहाँ है? जैसे कि मछली पकड़ने के लिए कांटा जो बनाते हैं उसमें हड्डियों का इस्तेमाल होता है। जो बेसिकली हाथी की जो हड्डियां होती है ना दांत वाली, तो वो सींग जो होती है उसकी बेसिकली हड्डियां जो होती है वो कांटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चमड़ा जो है और लकड़ी को काटने के लिए, उसमें छेद करने के लिए हड्डी का इस्तेमाल करना, तो ये नॉर्मल चीजें जो थी उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब जितने भी रिसोर्सेज उनके पास थे उन्होंने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इस समय में। उससे पहले भी एक जो दौर था वो और पुराना है, जिसमें कि हम लोग शुरुआत जो है जो भी हमारी जो सभ्यता है इंसानियत की, वो शुरुआत हुई थी उस समय।
उन लोगों ने धीरे करके जो है पहले जानवरों को वैसे ही मारा होगा, पकड़ के देखा होगा कि भाई खाते हैं इसको ऐसे ही दूर से ही। फिर बाद में जब कुछ लोग मर गए होंगे तो उन्होंने देखा कि नहीं यार इससे तो हम मर सकते हैं, तो हम कोई और तरीका अपनाते हैं। तो फिर बाद में जो है ये जो पाषाण काल जो है ना, ये थोड़ा एडवांस काल है उससे, ठीक है? खाद्य प्रसंस्करण उपकरण जैसे कि हथौड़ा है, चक्की है, मतलब इनसे जो है खाद को एक प्रोसेस करके खाना बनाना, ठीक है? हथौड़े से जो है चीज़ों को कूट के जो है तैयार करना, राइट? और जैसे कि खुरची बनाना, खुरची क्या होता है जैसे खुरचने के लिए, जैसे कि खाल होती है ना किसी जानवर की, तो खाल को खुरच के उसको प्लेन करके फिर खाना, इस तरीके की चीज़ें, या फिर उससे चद्दर बनाना। जो भी जैसे कि पहनने के वस्त्र है वो तैयार करना, तो ये खाल से जो है खुरची का इस्तेमाल खाल को खुरचने के लिए भी करते थे। शिकार टेक्नोलॉजी में नवाचार हुआ, जैसे कि धनुष का निर्माण हुआ, ठीक है? बाण का निर्माण किया गया। धनुष और बाण को इस्तेमाल करके वो जो है दूर से जानवरों को मार के और जो है बिना खतरे के काम किए आराम से शिकार करके खा पाते थे। जीवन निर्वाह पैटर्न जो है वो कैसा था कि भाई शिकार करते थे, ठीक है? धनुष के द्वारा, बाण के द्वारा जितने भी जानवर उनको दिखते थे उनका शिकार उन्होंने करने की कोशिश की होगी, है ना? मछली भी पकड़ते थे। उसके अलावा संग्रहण में जो है पौधों से जो प्राप्त सब्जियाँ होते हैं, जो फल होते हैं, कंदमूल वगैरह जो है वो खाते होंगे वो लोग, ठीक है? मतलब निर्भरता किस पे थी उनकी? शिकार करना, मछली पकड़ना, पेड़-पौधों से जो भी प्राप्त चीज़ें हैं उनको खाना, ठीक है? और पालतू जो है जानवर को पालना, शिकार करने में उनका इस्तेमाल करना, ठीक है? पालतू जानवर को पालना। उसके अलावा संसाधनों का उपयोग करना, जितने भी रिसोर्सेज़ थे उनके आस-पास में, पत्थरों तक का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, तो मतलब रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना वो सीख गए थे उस समय तक, ठीक है? ये नॉर्मल पैटर्न था उनके जीवन का। आगे भी है सामाजिक संगठन, यानी कि जो सोसाइटी थी उस समय की कैसी थी? सोसाइटी की बात करें तो छोटे जो समूह हुआ करते थे उस समय, 10 से 20 या 30 लोग का जो एक छोटा-सा ग्रुप होता है, उस सब तरीके के जो लोग थे, समूह थे। श्रम विभाजन था लोगों में, यानी कि जैसे कि महिलाएँ हैं तो वो घर पे रह के काम करेंगी और जो पुरुष है वो बाहर जाके काम करेंगे। बेसिकली ये जो एक प्राकृतिक विभाजन था, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि जो महिलाएँ हैं वो थोड़ी-सी अ, जो उनकी जो भुजाएँ हैं वो कमज़ोर होती हैं शिकार करने के मामले में, अगर लड़ाई करने के मामले में, तो हमें बाहर जाके कमाना चाहिए और मतलब शिकार करना चाहिए, और जो महिलाएँ हैं उनको घर का काम या बच्चों को सँभालने का काम दिया जाए, ठीक है? तो ये जो है उस समय का व्यवस्था थी समाज की। बढ़ती हुई स्थायी निवास व्यवस्था, इसमें क्या है, हालाँकि वे लोग खानाबदोश थे लेकिन कुछ समय तक किसी कुछ जगहों पे जो है वो स्थायी रूप से भी रहा करते थे। मेनली जैसे कि संसाधन वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है तो उसकी वजह से। अब जैसे कि खानाबदोश का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ बोलते हैं इनको, कि भाई एक जगह रुके, जैसे कि ये लोग पहले यहाँ पे हैं, ठीक है? यहाँ से शिफ्ट करके इस वाली जगह पे पहुँच गए, यहाँ पे खेती करी, ज़मीन जलाई, फिर यहाँ पे आ गए। तो ये जो है घुमक्कड़ बोलते हैं, इनको खानाबदोश बोलते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है ये लोग। तो ये जो है ना इस तरीके से जो है इनका पैटर्न चलता था। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि जहाँ पे संसाधन की बहुत भरपूरता है, ज़्यादा शिकार है, तो रुक गए वहाँ पे और वहाँ पे जो है आराम से कुछ समय तक अपना जो है टाइम जो है लगाया, जानवर वगैरह पकड़े, मारे, और मतलब जब तक पेट भरता रहेगा वो वहाँ पे रहते थे, ठीक है? उसके बाद जैसे कि लगा कि भाई यहाँ पे खाली हो चुका है, अब आगे चलो। इस तरीके की जो है एक सिस्टम था। कला और प्रतीकवाद, यानी कि शिकार, दृश्य, यौन संबंध करते हुए जो कुछ चित्र है वो बनाना, दफन समारोह में जो है उसके चित्र आपको मिलते हैं। तो कला भी थी इनके हाथों में, मतलब ड्रॉ वगैरह अपना जो है पास टाइम करते थे, और पास टाइम में यौन संबंध बनाते हुए तस्वीर बनाना अपनी, ठीक है? और जैसे कि कुछ शिकार कर रहे हैं तो उसके लिए जो एन्जॉयमेंट करते थे रात में, तो उसके लिए तस्वीर बनाई जाती थी इनके द्वारा। समूह के बीच जो है संसाधनों का बँटवारा जो है प्रॉपर्ली होता था, यानी कि हर लोगों को, हर व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बाँटना, आवंटित करना, देना, लेना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, पहला हो गया हमारा, ठीक है? अब सेकंड आता है, आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के भौगोलिक विस्तार के पैटर्न और उनकी प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो जो हड़प्पा बस्तियाँ हैं, हमें नॉर्मली के बारे में हम पता है, बिना मैं अगर मैं आपको नाम भी बोलूँ, तो भी आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो भौगोलिक विस्तार जो है, उसका जो पैटर्न है बेसिकली उसको पूछ रहा है, और उनकी जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, वो पूछ रहा है, ठीक है? तो जो भौगोलिक विस्तार
या जो बस्तियों का जो पैटर्न है वो पूछ रहा है बेसिकली। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विशेषता पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो तो हमें पता है कि क्या क्या विशेषताएं हैं उसके, राइट, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ये नॉर्मली हमें याद रहता ही है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पैटर्न की अगर बात करें, सबसे पहले तो पैटर्न में जो नदी है वहाँ पे मोस्टली आप जो भी सभ्यताएं हैं वो देखेंगे नदी के किनारे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जितनी भी सभ्यताएं हैं हड़प्पा की वो सारी देखने को मिलेंगे, है ना, जो आप पाकिस्तान में है बेसिकली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उस नदी के किनारे, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस पता था पानी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उसके अलावा संसाधनों के लिए बाहरी बस्तियां जो है इसमें, यानी कि कुछ बस्तियां बाहरी क्षेत्रों में, हाँ। अब ऐसा भी है ना, जैसे कि व्यापार कुछ बंदरगाह बना दिए, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये गुजरात वाला। अब जैसे कि जो इंडस वैली है वो इस एरिया में आपको मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गुजरात में भी कुछ एरिया है, कुछ हरियाणा में भी है। इसकी जो कुछ सभ्यताएं मिली हैं तो यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है, हरियाणा में भी मिलती है, गुजरात में भी मिलती है। तो क्यों मिलती है? अब बेसिकली बंदरगाह है कुछ बिजनेस के लिए, ये लोगों ने यहाँ पे अपना जो है अलग अलग बनाया होगा कि भाई यहाँ से भी हम लोग अपना जो है बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक प्रकार का ये पैटर्न है, ठीक है। विशिष्ट क्षेत्रों में संकेंद्रण, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों तक जो है इनका फैलाव था, अलग अलग प्रकार से अलग क्षेत्रों तक जो है ये फैले हुए थे। बड़े क्षेत्रों का उदय जो है, जैसे कि बड़े क्षेत्रों में आपका आता है हड़प्पा, मेनली, और दूसरा मोहनजोदाड़ो। कुछ छोटे मोटे क्षेत्र और भी है, ठीक है, राखी गढ़ी और ऐसे ही और क्षेत्र भी है जो कि इनकी उसमें आते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, भारत में मिलते हैं राखी गढ़ी वगैरह। विशेषताओं की बात करें तो नियोजित समुदाय है, यानी कि एक प्रकार का स्टैंडर्ड आपका सब कुछ चीजें होती है, जैसे कि ईंटों का साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज होगा। सड़कें जो होंगी प्रॉपरली मेंटेन की जाएंगी। नालियाँ जो थी वो घर के बाहर बनाई जाती थी। तो मतलब एक प्रॉपर समुदाय था, एक प्रॉपर समाज था वहाँ पे। विशाल स्नान घर आपको देखने को मिलते हैं। विशिष्ट मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, पोर्टिकोस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। किलेबंदी जो है वो होती थी पूरे, जो भी अ, सब समुदाय है, जो भी लोग रहते हैं उन सभी की किलेबंदी है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को ऐसा करते थे। कृषि आधार, जो है कृषि आधार, यानी कि इसमें गेहूं है, जौ है, मटर है, पशुपालन भी जो है यहाँ पे किया जाता था। मतलब जो बेस था इनका वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। एग्रीकल्चर के नाम पे भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका खाना। और शिल्प और प्रौद्योगिकी, यानी कि तांबे का प्रयोग जो है ये करते थे, मन के और जो है, और मोहरे बनाए जाती थी इनके द्वारा, ठीक है। मतलब एक तरीके से सिक्के का इस्तेमाल, पैसे मुद्रा का इस्तेमाल जो है इन्होंने किया, जो कि मिट्टी से बनाई गई मुद्रा थी ऑब्वियसली। क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, अलग अलग प्रकार से लोग जो है क्षेत्रों के आधार पर बटे भी हुए थे। और विशेषताओं में आपको बताऊं कि हर एक चीज को तोल के सेल करना, मतलब ग्राम, किलो, ये चीजों को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, आज हमने शुरू किया है। इन लोगों ने, मतलब रामायण से भी पुरानी है ये सभ्यता। अगर आप इसको समझेंगे ना, आप अगर इसको पढ़ेंगे सही तरीके से, तो आपकी जो डेट आएगी ना, महाभारत की जो डेट जब वो लिखी गई थी, जब महर्षि वाल्मीकि ने उसको लिखा था, ये सभ्यता उतनी पुरानी है, उससे भी पुरानी है। जब उनको लिखा गया था ना महर्षि वाल्मीकि द्वारा, जो रामायण लिखी गई थी उससे भी पुरानी है ये सभ्यता, उससे सब चलती हुई आ रही है। उस समय खत्म हुई थी ये, जब उन्होंने रामायण लिखी थी, जब लिखने का समय था। तो मतलब काफी पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसको हल्के में मत लो। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी उस समय में बहुत ही बड़ी बात है, हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। उसके अलावा हड़प्पाई धर्म की बात करें तो इसमें क्या है कि भाई कुछ धर्म भी थे इसमें, मतलब रिलीजन्स भी थे। वैसे तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया है, कोई मंदिर नहीं मिले हैं, पर हमें कुछ साक्ष्यों के द्वारा ये पता चलता है कि भाई वो कुछ फॉलो भी करते थे, किसी भगवान को, किसी प्रकृति को भी वो फॉलो करते होंगे। जैसे कि कहीं-कहीं पे आपको जो है महिलाओं की तस्वीर देखने को मिली है, मतलब माता के रूप में वो एक तरीके से उसको शो ऑफ करने की कोशिश की गई है। एक महिला है, कांसे की मूर्ति जो है महिला की, डांसिंग गर्ल, और कुछ मूर्तियाँ हैं जो जिसमें महिला है, टेराकोटा की जो तस्वीरें बनी गई हैं, उसमें ऐसा पता चलता है कि वो महिलाओं को भी पूजा करते थे, मतलब एक देवी के रूप में पूजते थे। पशु पूजा भी जो है करते थे, यानी कि पशु पूजा कैसे पता चला मुझे, कि भाई जो जो भी उनकी जो मोहरें हैं, सिक्के वगैरह हैं, उस पे पशु की अलग अलग तरीके की जो जानवर है उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी उसमें। गाय नहीं थी,
बाकी मोस्ट ऑफ दी जो भी एनिमल्स जो इंडिया में आपको मिलते हैं, वो उसमें अवेलेबल थे, ठीक है? गाय को छोड़ के। उसके अलावा एक पुरुष देवता भी है जिसके हाथ में एक प्रकार का मतलब कुछ बना हुआ है ब्लैक कलर का, और उसको पशुपति जो है बोला गया है, पशुपति मोहर के रूप में उसको जानते हैं। उनके जो आसपास में आप जानवर देखेंगे काफी सारे। तो ये जो पुरुष है, इनके जो सर है इस पे सींगें लगी हुई हैं बेसिकली, ठीक है? और हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, ठीक है, और भी जो दो हिरण जो है, इनके आसपास में जो भी जानवर है वो बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब भगवान के रूप में इनको दिखाया गया है, एक देवता के रूप में। उसके अलावा वृक्ष प्रकृति की भी पूजा करते हैं, ये वृक्ष की या नेचर की भी पूजा करते हैं। कैसे पता चला मुझे? पीपल के पेड़ जो है वो उसकी मोहरें मिली है, पीपल के पेड़ की मोहरें, मतलब पीपल जो मोहरें हैं उसमें पीपल का पेड़ बनाया गया है, तो उससे हमें पता चला कि इसमें प्रकृति की भी ये पूजा करते होंगे। उसके अलावा प्रजनन पथ यानी कि लिंग और जो योनि की जो चित्र है वो भी आपको मिलते हैं इनकी सभ्यता में। योनि मतलब जो प्राइवेट पार्ट होता है महिला का, और जो पुरुष होता है उसका प्राइवेट जो पार्ट होता है, उसकी तस्वीरें भी मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो जेंडर्स हैं उसको भी वो पूजा करते थे उन चीज़ों की भी, ठीक है? स्मारक के मंदिर नहीं थे यहाँ पे, मतलब एक ये नहीं कह सकते कि आप मंदिर प्रॉपर्ली बनाए गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मंदिर नहीं है वहाँ पे, बस वो दिल से फॉलो करते होंगे, ठीक है? दफन प्रथा और अ, पुनर्जन्म बेसिकली ये भी है, आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक्स में जब हम स्कूल में पढ़ते थे इसको, तो उसमें दफन जो है इनके उसमें था। जब किसी भी व्यक्ति को दफन कर दें मरने के बाद, तो उसके साथ पे जो भी उसकी सामान चीज़ें हैं, जैसे कि उसका टूथब्रश है, उसका पीने के लिए बर्तन जो इस्तेमाल करता था, वो खाने के लिए खाना जो इस्तेमाल जो भी बर्तन थे, उसके साथ में उसको दफनाते थे। मतलब उनका मानना था कि ये अगले जन्म में इन चीज़ों को साथ में लेके पैदा होगा। तो मतलब ऐसी सोच थी उनकी। एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पे, ऐसा होता है। है ना? नॉर्मली हम जब भी कुछ नया सामान खरीदते हैं तो उसको बनाते हैं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता से, इंडस वैली से ही हमें मिला है, ठीक है? तभी से हम इसको पवित्र मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज पर चर्चा कीजिए। मौर्य समाज मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन 2 टॉपिक्स पे, जो हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स है ना, इंडस वैली और मौर्य समाज, मतलब माय फेवरेट टॉपिक। इनकी अर्थव्यवस्था, इनका समाज बहुत ही मतलब एक परफेक्टली आप कह सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में इनकी स्टोरीज़ को। बाकी और भी जो भी महाराजा रहे हैं इंडिया में, उनको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता है, रियली बताऊँ मैं आपको। तो 2 टॉपिक्स पूछे गए हैं, इनकी इकोनॉमी और जो सोसाइटी है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात की है इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी में कृषि जो है इनकी रीढ़ की हड्डी थी, मौर्य समाज की। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ठीक है? इनकी इसमें जो है गेहूँ, जौ, गन्ना, कपास ये मुख्य है, ठीक है? इसके अलावा भी और भी फसलें हो सकती हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी मतलब सबसे ज़्यादा जो इनकम थी ना वो इससे ही आती थी, कृषि से मेनली आप बात करें तो। सेकंड चीज़ है व्यापार और वाणिज्य, यानी कि दोनों प्रकार का व्यापार था, आंतरिक और बाहरी, यानी कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? अशोक के टाइम में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो गया था उस समय तक का, ठीक है? और मतलब बंदरगाह वगैरह बनाए जा रहे थे। निर्यात में अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट में बात करें तो मसाले, हीरे, ठीक है, हाथी दाँत, सूती वस्त्र, इनका जो है एक्सपोर्ट होता था, और इंपोर्ट की बात करें तो घोड़े और जो काँच है इनको बन मंगाने की जो है व्यवस्था थी, क्योंकि भारत में काँच नहीं मिलता है तो इसलिए बाहर से। उसके अलावा राज्य नियंत्रण विनिमय, यानी कि बिज़नेस राजा के कंट्रोल में था, मतलब जो भी काम हो रहा है ना वो मतलब सब कुछ राजा के कंट्रोल में था, ऐसा बोल रहा है। शिल्प और उद्योग की बात करें तो कृषि के अलावा कताई बुनाई प्रमुख उद्योग थे, मतलब कताई और जो बुनाई होती है वो मेन चीज थी, मतलब कृषि के बाद सेकंड नंबर पे शिल्प उद्योग था, ठीक है? कपड़ा वाला जो उद्योग होता है। उसके अलावा एक विकसित कर प्रणाली, मतलब बहुत ही अच्छी टैक्सेशन था। प्रॉपर्टी के अलावा जो वस्तु जो होती है ना, जैसे कि किसी विदेश से कोई वस्तु आ रही है तो उस पे भी टैक्स लगा के, जैसे कि आप नॉर्मल आज देखते हैं, तो उस समय भी वो चीजें शुरू हो गई थी मौर्य समाज में, ठीक है? आगे देखते हैं। समाज समाज की बात करें तो मौर्य समाज जो समाज था वो काफी विविधतापूर्ण था। जैसे कि मैगस्थनीज क्या कह रहे हैं समाज के बारे में, कि वो 7 वर्गों में विभाजित था, ठीक है? 7 वर्गों में, मतलब एक दार्शनिक थे, दार्शनिक रूप में गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं, जैन धर्म का प्रचार भी था उस समय,
ब्राह्मण और भी जो भी धर्म थे उस समय के, वो सब अवेलेबल थे उन, ठीक है, वो दार्शनिक थे। उस समय जो है कृषक को सेकंड नंबर का रोल मिला हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय, कृषक को एक इंपॉर्टेंस दी जाती थी अशोक के टाइम में, या हम कहेंगे मौर्य समाज में। सैनिक इंपॉर्टेंस थी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे चरवाहा, फिर कारीगर, उसके अलावा प्रशासक जो है, और राजा के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो, ठीक है, वो सबसे लास्ट में। वर्ण व्यवस्था थी उस समय, ऑब्वियसली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं था। गुलाम जो है, गुलाम व्यवस्था, कौटिल्य जो है वो कह रहे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुलाम के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन जो मेगास्थनीज है उनके उसमें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो नकारते कि मौर्य समाज में कोई भी गुलाम नहीं था, वो ऐसे कहते हैं। महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं की जो कंडीशंस थी मौर्य समाज में वो थोड़ी अलग अलग थी। कुछ समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, स्वतंत्रता थी उनको काम करने की, लेकिन कुछ समाज में नहीं था ऐसा, ठीक है, मतलब डिवाइडेशन था यहाँ पे भी। जैसे कि अगर कोई अच्छी खानदान की महिला है तो उनको इंडिपेंडेंस है, अगर पिछड़ी हुई तो उनको इंडिपेंडेंस नहीं थी। धार्मिक विभिन्नता थी, ऑब्वियसली हमने भी ऊपर पढ़ लिया था। अच्छी तरह विकसित कानून था, मतलब जो भी लॉज थे वो प्रॉपरली मेंटेन थे, विकसित किए गए थे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यही था आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके कमेंट है, व्यूज़ हैं, मुझे आप बताना। और वीडियोस और चाहिए तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप मुझे बताएँगे तो कोशिश की जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर इस वीडियो पे 2000 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना, तो वीडियो आ जाएगी ऑटोमेटिकली सेकंड भी, ठीक है। तो कोशिश करना अपने दोस्तों को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको, अगर उनके पास ये टॉपिक्स है तो उसको शेयर कर सकते हो आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।